नमस्कार। मंतव्य में आपका स्वागत है, जहां से विचार सुने ही नहीं समझे भी जाते हैं। टुडे वी आर एट बनारस लिट फेस्टिवल and we are truly honored to welcome an Indian author and academic writer, Miss Mamta Kalia ma'am. वेलकम। चलिए शुरू करते हैं। आपने अपने लेखन में मोस्टली मिडिल क्लास फैमिली के प्रॉब्लम्स को जोड़ा है। आपका ये अनुभव क्या अपने मन से है या लोगों को देखते और सुनने की आदत से? सबसे बड़ा वर्ग अगर कोई है तो वो मध्य वर्ग ही है। और मैं खुद मध्य वर्ग से आती हूँ, वहीं मैं पैदा हुई, मध्य वर्ग में ही मैंने सारी शिक्षा पाई। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा समस्याग्रस्त भी वो वर्ग है, क्योंकि उच्च वर्ग तो अपनी समस्याएं काफ़ी कुछ धन के माध्यम से पूरी कर लेता है, निम्न वर्ग श्रम के माध्यम से कर लेता है, मध्य वर्ग ही है जो दिमाग के सहारे अपना जीवन चलाता है। तो सारी समस्याएं तो वहीं पैदा होती है। तालमेल की समस्या आप समझिए, या भविष्य की समस्या, आगे बढ़ने की, प्रगति की समस्या। और मुझे लगता है सारे विकार भी वहीं पैदा होते हैं, क्योंकि आप अखबार पढ़िए तो आप ये पाएंगे कि उसमें हमेशा ही होता है कि पढ़े लिखे लोग थे और उन्होंने हिंसा की। ज़्यादातर स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा होती है। सूटकेस में लाश मिलती है, कभी बच्चा नहर में मिलता है, कभी जानबूझकर किसी का हवाई जहाज गिरा दिया जाता है। ये सारी जो है समस्याएं, ये कहीं ना कहीं हमारे वर्ग से रिश्ता रखती हैं। तो मध्य वर्ग पर मैंने ज़्यादा लिखा है क्योंकि मैं उस वर्ग को जानती हूँ, और मैं ये सोचती हूँ कि लेखक को उसी दुनिया के बारे में लिखना चाहिए जिस दुनिया को वो जानता है। आपने शिक्षिका, लेखिका और संस्था प्रमुख की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभाया है। आपको क्या लगता है कि इन तीन अनुभवों से आपकी लेखक में क्या प्रभाव पड़ा है? बहुत प्रभाव पड़ा, क्योंकि देखिए मैंने अपने जीवन के 40 साल मैंने नौकरी में बिताए हैं, जिनमें से 34 साल मैंने केवल शिक्षण में बिताए हैं। मैं पहले लेक्चरर थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसके बाद बॉम्बे यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद मैं इलाहाबाद में एक डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल थी। 28 साल तक मैं प्रिंसिपल थी। तो मेरे को हर साल नई लड़कियां मिलती थीं, आप समझिए, कॉलेज में। और मेरे इतने अनुभव हो गए उनके बारे में, और लड़कियां मेरे को जैसे भरे बादल जैसी होती थी। ज़रा सा आपने उनको छुआ, उनके मर्म को छुआ, और वो बरस पड़ती थी। तो मेरे पास इतना था, ये नहीं कि मैंने कोई उनकी जीवनियाँ लिखी हों, लेकिन आपकी कल्पना को और आपकी संवेदना को एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है इससे, और वो मुझे हमेशा मिलता रहा। और ये कहना चाहिए कि जिसका जीवन जितना समस्याग्रस्त होता है ना, वो उतना ही ज़्यादा सृजन धर्मी होता है। और हमने तो जीवन में बहुत धक्के खाए, तो जो जितने धक्के खाता है उसके पास उतना ही मैटर भी होता है। अम, अ, आज जब आप देखती हैं कि आपकी कहानियों को पॉडकास्ट या ऑडियो बुक्स में ज़िंदा कराया जा रहा है, आपको क्या लगता है आगे आने वाले समय में जब संस्कृति परिकाष्ठाएं बढ़ जाएंगी तो क्या उन पे भी कोई चुनौती देखने को मिलेगी इन सब चीज़ों को लेके? देखिए, ऐसा है कि अभी फ़िलहाल मेरे मन में ये है कि जो भी पॉडकास्ट, टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट की दुनिया है, वो ऐसी दुनिया है कि वो ठीक है कि वो हमको ले जा रही है, दूर दूर तक हमारी रचनाएं फैल रही हैं, लेकिन उससे लेखक को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। हम अगर लेखक हैं तो हम लेखक के पक्ष में सबसे पहले सोचेंगे। उससे हमें केवल एक प्रचार मिल रहा है, और अब हम प्रचार के इतने भूखे भी नहीं हैं। हमें जितना प्रचार मिलना था मिल चुका है। अब प्रचार के प्रति एक वैराग्य भाव है हमारे मन में, ठीक है ना। वो ठीक है, बच्चे पढ़ें, अच्छा लगता है, नए बच्चे पढ़ते हैं, बताते हैं हमने आपकी एक कहानी पढ़ी, तो ये बात हमें अच्छी लगती है। लेकिन इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानना तो भविष्य के गर्भ में है। और ये आप जैसे बच्चे मुझे लगता कम ही हैं जो इन चीज़ों में अभी लगे हैं। कहीं कहीं मुझे लगता है कि गलत दिशा में भी जा रहे हैं नई पीढ़ी के लोग, और वो सोशल मीडिया को एक मनोरंजन का साधन करके ले रहे हैं। मैं नहीं समझती कि वो साहित्य के प्रति कोई बहुत उनको झुकाव है, या आप लोग वो पैदा कर पा रहे हैं पॉडकास्ट और टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट से। इस काम में मुझे लगता है अभी बहुत समय लगेगा। तो
बनारस लिस्ट फेस्टिवल जैसे बड़े मंच पे जहाँ नए नए लेखक और युवक आ रहे हैं, आप उन्हें हिंदी संस्कृत की तरफ से क्या सजेशन देना चाहेंगी? खैर ये तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा है यहाँ आके बनारस लिटरेचर फेस्टिवल इतने बड़े पैमाने पर। और कोई फेस्टिवल नहीं, क्योंकि मैं तो हर साल कई फेस्टिवल्स में जाती हूँ, मैंने बहुत सारे फेस्टिवल्स देखे हुए हैं। नए नए युवक आ रहे हैं, आप उन्हें हिंदी संस्कृति की तरफ क्या सजेशन देना चाहेंगी? देखिए मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आकर कि बनारस लिटरेचर फेस्टिवल में जितनी युवा पीढ़ी मुझे यहाँ नज़र आई, जितने छात्र नज़र आए, ऐसे मैंने और किसी लिटरेरी फेस्टिवल में भी नहीं देखे। क्योंकि मैं तो बहुत लिटरेरी फेस्टिवल्स में जाती हूँ और सभी जगह मैं जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि थके बूढ़े लोग बैठे रहते हैं और वो अपने मोबाइल से खेलते रहते हैं और हम लोग बोलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पहली बार मैं देख रही हूँ कि चमकती आँखों वाले बच्चे यहाँ पर लगातार इन्वॉल्व हैं और वो सुन रहे हैं। और इससे साहित्य और संस्कृति के प्रति एक आशा पैदा होती है, उम्मीद पैदा होती है कि हो सकता है आगे के दिनों में। और बनारस का तो बहुत नाम है, बनारस के साथ केवल भारतेंदु बाबू नहीं जुड़े हैं, न जाने कितने बड़े बड़े लेखक जुड़े हुए हैं यहाँ से। तो आप ये सोचिए कि ये सब जयशंकर प्रसाद वगैरह सब सारी एक पूरी परंपरा है बनारस के साथ। बनारस के नाम से ही हम लोगों को एक थ्रिल होता है, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम एक बहुत बड़ी विशाल समृद्ध साहित्यिक परंपरा के एक छोटे से बिंदु भर है और वो बनना हमें अच्छा लग रहा है। और इस सम्मेलन से मुझे ये उम्मीद बनती है कि युवा पीढ़ी साहित्य का दामन छोड़ेगी नहीं। आज आप हमारे साथ हैं तो हम भी थोड़े लालची हैं, हम भी आपके ऐसे कुछ दो पंक्ति सुनना चाहेंगे जो आपके दिल के बहुत करीब है। एक छोटी सी कविता सुना रही हूँ। जी बिल्कुल। छोटी सी कविता है। जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है उसके सामने दीवार खड़ी होती है। क्रांतिकारी कहते हैं दीवार तोड़ देनी चाहिए, पर लड़की है समझदार और संवेदनशील। वो दीवार पर लगाती है खूंटियाँ पढ़ाई लिखाई और रोज़गार की, और एक दिन धीरे से उन पर पाँव रखकर दूसरी तरफ चली जाती है। सालों से एज ए शिक्षिका रही हैं, आज के दौर में जो एजुकेशन सिस्टम चल रही है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगी? कई धरातलों पर तो आज की जो शिक्षा पद्धति है वो पहले से बहुत प्रगति कर चुकी है, ये मैं कहूँगी। क्योंकि आज स्कूल के शिक्षकों को मैं देखती हूँ कि वो वाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे भी अपना होमवर्क लैपटॉप पे कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। ये सब देखा जाए तो बहुत चमत्कारी चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो भरे रजिस्टर भरे हैं लिख लिख कर। और हमारे माता पिता थे वो तो पट्टी पे लिखा करते थे, एक कोई लकड़ी की पट्टी आती है उस पर लिखते थे। हमने वो नहीं किया, लेकिन हमने कॉपियाँ खूब भरी हैं, हमने न जाने कितनी मोटी मोटी कॉपियाँ खरीदी हैं। और आज बच्चे जो है सारा काम लैपटॉप पे करते हैं, मोबाइल पे करते हैं। और मेरे ही परिवार में जो बच्चे हैं छोटे वो इस तरह करते, तो देखा जाए तो प्रगति तो बहुत हुई है। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि ये सारी प्रगति थोड़ी सी तकनीकी प्रगति है, और इसके साथ ही साथ अगर वैचारिक और दिमागी प्रगति हो भी साथ में। क्योंकि आज हालत ये है कि आप अगर बच्चे से पूछिए आज क्या तारीख है, तो वो पहले अपना मोबाइल खोलेगा, उसमें वो ऑन करेगा उसको, और उसके बाद वो तारीख देखेगा, बताएगा ये तारीख है, कितने बजे हैं। वो घड़ी की तरफ नहीं देखेगा, वो मोबाइल को देखेगा। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक संस्कृति, एक अलग किस्म की संस्कृति पनप रही है जो बहुत ज़्यादा गैजेट्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। और हम लोगों को ये सिखाया जाता था कि जो कुछ सीखना है अपने अंदर से निकालो, अपने अध्ययन से निकालो, अपनी स्मरण शक्ति को तेज़ करो, मेमोरी को तेज़ करो। आजकल के बच्चों के पास मैं देखती हूँ कि मेमोरी बहुत कम हो गई है, इसीलिए जब वो फिल्म भी देखने जाते हैं तो वो फिल्म कम देखते हैं, वो अपने मोबाइल पर कुछ मारधाड़ वाली कोई चीज़ें देखते रहते हैं। हमने कई बार ये देखा है कि बच्चे बिल्कुल एंजॉय नहीं करते आजकल फिल्म, वो कुछ और ही दुनिया में रहना चाहते हैं। तो देखा जाए तो दोनों तरफ से है ये बात कि ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। जो तुमने कहा शिक्षा में इतनी दिनों से, मुझे लगता है थोड़ा सा शिक्षा में वैचारिकता का मेल और सोचने समझने की बात, और क्लास में शिक्षक को भी ये कहना चाहिए कि इस बात को तुम दिमाग से सोच कर बताओ, लैपटॉप बंद कर दो थोड़ी देर के लिए,
क्लास में जैसे कि बिजली के जाने का समय होता है, इसी तरह से एक ब्रेकडाउन का समय होता है, समय जिसे क्या कहते हैं, उसे ब्लैकआउट कहते हैं। ब्लैकआउट का जैसे समय होता है, इसी तरह एक मुझे लगता है कि मोबाइल के ब्लैकआउट का समय होना चाहिए। जी, यस। अभी जो यूजीसी का मसला चल रहा है देश जी भर जी में, जी। आपका उसमें क्या कहना है? क्या आपको लगता है वो चीज़ सही ये तो है? बड़ा भड़काऊ सब्जेक्ट है देखो, यूजीसी वाला मामला। और अभी इसमें कुछ तय भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने देखा कि इधर रवैया कुछ ऐसा हो रहा है चीज़ों का कि पहले वो नियम बनाते हैं, फिर वो नियम को वापस ले लेते हैं। तो ये हो सकता है कि ये सारा जो बखेड़ा खड़ा किया गया है वर्ग और जाति को लेकर, इतने बड़े बड़े नियम जो बनाए जा रहे हैं, हो सकता है एक दिन ये सारे टॉपल डाउन हो जाएं, सारे के सारे वो अपने आप ही धराशायी हो जाएं, या वो सरकार वापस ले ले। उसने कहा, हमने तो कहा ही नहीं था, क्योंकि वो बहुत आसानी से इस तरह से कितनी बातों के लिए कह चुके हैं, कितनी बातें उन्होंने वापस ले ली हैं। और मुझे याद है कि 90s में जब मेरे बच्चे पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी में, उस समय मंडल कमीशन का जब हुआ था, तब इसी तरह की हवा चली थी। मंडल कमीशन जब आया था, विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उसके बारे में बात की थी, तो ये हुआ था कि भाई सवर्णों को तो नौकरी मिलेगी ही नहीं कहीं भी। तो उस समय मेरे बच्चे इसीलिए सरकारी नौकरी की एम्बिशन छोड़कर और वो कॉरपोरेट सेक्टर में चले गए। वो कहने लगे हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं जाने का। इसी तरह का रिएक्शन इस समय हो रहा है यूजीसी के नए नॉर्म्स के कारण। और मुझे ये लगता है, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये बहुत ज़्यादा चलेगा नहीं, या इसका इतना संशोधन किया जाएगा कि ना उनको फ़ायदा होगा ना इनको फ़ायदा होगा। पहले के मुकाबले आज जो औरतें हैं, जो इंडिपेंडेंट हैं और विकसित हैं, हम वो मानते हैं, बट उस पे आपका क्या कहना है? जो अभी जैसी आजकल औरतें इंडिपेंडेंट रह रही हैं, उसमें आपके क्या सजेशंस हैं पहले के मुकाबले? किसमें? फिनेंशली जो अब औरतें कमा रही हैं, अपने ही पैसे कमा रही हैं, वो किसी और पे डिपेंड नहीं है, अपने हस्बैंड पे डिपेंड नहीं है, अपने भाइयों पे ये डिपेंड मुझे नहीं। लगता है आजकल बहुत ख़राब सिचुएशन है इस समय एम्प्लॉयमेंट की। और मैं तो देखती हूँ कि पूरे देश में अच्छे अच्छे जो पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट बच्चे हैं, वो सुरक्षा कर्मचारी बन रहे हैं, डिलीवरी बॉय बन रहे हैं, कुरियर बॉय बन रहे हैं, और वो सिक्योरिटी गार्ड्स बन रहे हैं। आप समझिए कि जिसे कहना चाहिए डाउनग्रेडेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट। इस समय हो रहा है। और एक ज़माना था जब 21 साल का लड़का जो है एसडीएम बन जाता था, आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर करके, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर करके। आज वो सारे अवसर आप लोगों के लिए कम होते जा रहे हैं। ये चिंताजनक बात है, क्योंकि शिक्षा, एक तरफ शिक्षा महंगी होती जा रही है, लेकिन शिक्षा के अवसर कम होते जा रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में ये मुझे चिंता की बात लगती है। तो आपको क्या लगता है इस पे सरकार या क्या होना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे पहली बात है, देखिए कि रिक्तियां जो हैं वो तो सरकार ही अनुमति देती है, चाहे वो अनुमति विश्वविद्यालय को दे चाहे विद्यालय को दे, अनुमति तो वही देती है। क्योंकि मैं खुद कॉलेज में रही हूँ, और मैंने ये देखा कि 10-10 साल कोई रिक्ति वैकेंसी पड़ी रहती थी वैकेंट, और फाइनेंस डिपार्टमेंट से उसको ओके नहीं मिलता था कि हम उसको पे करें। तो कहाँ से करें? मान लीजिए कि हम नियुक्त कर लेते हैं, तनख्वाह कहाँ से देंगे उसको? ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि आज आपके पास अगर नौकरी है, तो नौकरी के पास फंड्स नहीं है आपको देने के लिए, और जहाँ फंड्स हैं वहाँ नौकरी घोषित नहीं की जा रही। अभी भी जो गांव घरों में देखा जा रहा है कि शहरों में बहुत ही ज़्यादा विकसित हैं औरतें, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, लेकिन वहीं गांव घरों में भी अभी भी उन चीज़ का दबाव है, अभी भी दबाया जा रहा है उन्हें। तो उसमें आपने अभी मिडिल क्लास चीज़ों पे बात की बहुत ज़्यादा। आज के डेट में दोनों ही सिचुएशंस में शहरों में भी और गांव दोनों में मिडिल क्लास पे अभी भी हो रहे हैं अत्याचार, स्पेशली वुमेन पे। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगी एक वुमेन पर्सपेक्टिव के हिसाब से? गाँव में ये है कि वाकई में अभी दबाव बहुत है, और बहुत दयनीय भी है, दबाव भी है, और लोगों के हक मारे जा रहे हैं। पहले ज़मींदार मारता था हक, अब बीडीओ मार देता है हक, है ना, ऐसा होता है। और मैं समझती हूँ कि ये गांव और शहर दोनों जगह इस तरह के दबाव काम कर रहे हैं, जिसमें कि स्त्री शायद रिसीविंग एंड पर होती है।
और स्त्री इसीलिए बगावत करती है, इसीलिए प्रतिरोध करती है, इसीलिए वो हटना चाहती है। मैं देखती हूँ मोस्ट ज़्यादातर लड़कियां जो हैं अब गांव में नहीं रहना चाहती, वो कहती हैं कि हम तो शहर में जाके शिक्षा पूरी करेंगे। भले वहाँ वो एक खाना बदोश का जीवन जिए, भले वो वहाँ पर हमेशा एक परदेसी मानी जाएं, लेकिन वो महसूस करती हैं कि वहाँ उनके लिए अवसर कम है। एट लास्ट मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स जो है हमारे लिट फेस्ट में, आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगी? फ्रेंड्स, लिट फेस्ट के फ्रेंड्स बनारस अभी जो लिट फेस्ट में हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं, उन्हें आप क्या सजेशन देना चाहेंगी? अच्छा, देखिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, जिस तरह से साहित्य से संस्कृति से जुड़े हैं, साथ में यहाँ मनोरंजन भी है। मनोरंजन, साहित्य, संस्कृति, शिक्षा सब चीज़ें हैं, और आप इतने सारे नए लोगों को देख रहे हैं, तो ये बड़ा भारी इंस्पायरिंग पॉइंट है। ये प्रेरणा का बहुत बड़ा बिंदु बनेगा, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने अपने क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर में जब पहली बार भवानी प्रसाद मिश्र की कविता उनके मुंह से सुनी थी, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं आंदोलित हो गई थी। मुझे लगा कि अरे जीवन में कविता लिखने से अच्छा और कोई काम ही नहीं है, और मैंने शुरू कविता से किया था इसीलिए। और आप भी देखिए, जब मैंने मन्नू भंडारी की कहानी पढ़ी, पहली कहानी पढ़ी उनकी, मैं हार गई। उस समय मैं 11वीं क्लास की स्टूडेंट थी, और मेरे फादर ने कहा देखो कहानी ऐसे लिखी जाती है, और मुझे तभी लगा कि मैं तो कहानी लिखूंगी। यानी ये वाकई देखा जाए तो एक डिपार्चर पॉइंट या एक प्रस्थान बिंदु होता है ये, कि आपने किसी को सुना और आप अगर उससे प्रेरित हुए या उससे आंदोलित हुए, या आपको लगा कि हाँ हमें ये बनना है, क्योंकि जाहिर है हर लड़का और लड़की अरिजीत सिंह और समझिए कि ऐश्वर्या राय या दीपिका पादुकोण नहीं बनना चाहता है ना। आप दूसरी दूसरी वोकेशंस में जाना चाहते हैं, तो राइटिंग इज़ अ वेरी गुड वोकेशन। रीडिंग एंड राइटिंग, एकेडमिक्स, टीचिंग, इस सब में बच्चे जाएं, इसकी ओर वो अग्रसर हों। इसमें बनारस लिटरेचर फेस्टिवल का बहुत बड़ा हाथ होगा, और मैं यहाँ पर जिस तरह से किया जा रहा है प्रोग्राम, इसकी मैं बहुत प्रशंसक हो गई। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा और- बात करके तुमसे।